नमस्कार। का से किताब में आप सबका स्वागत है। और का से किताब हमारे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर एक बहुत खास सीरीज है जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं किताबों के बारे में, उनकी पढ़ने लिखने की दिलचस्पियों के बारे में। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ हैं जानी मानी आरजे साइमा, जो बहुत मकबूल हैं, हर दिल अजीज हैं, और आवाज के अलावा जिनकी जहानत भी लोगों में अपनी एक शिनाख्त रखती है। तो साइमा, आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। और खास इसलिए भी है कि अभी तक जो सिलसिला था कासी किताब में, उसमें किसी प्लानिंग के तहत नहीं, मगर अभी तक सिर्फ मेल जो गेस्ट थे वो आए थे। तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई फीमेल गेस्ट भी होना चाहिए। तो पहली फीमेल गेस्ट आप हैं कासी किताब में, अरे और मुझे बहुत क्या खुशी है बात। आपसे बात करते हुए। मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है हिमांशु, सबसे पहले तो आपसे बात करते हुए, क्योंकि आपका जो आर्ट है और जिस तरह से आपने कोशिश की है किस्सा गोई को एक मतलब जिंदा रखने की, वो जो पूरा का पूरा एफर्ट है, मैं वाकई मतलब काबिले तारीफ है वो सारा का सारा एफर्ट। और आप खुद एक मकबूल आर्टिस्ट हैं, तो आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि मैं पहली फीमेल गेस्ट हूँ, तो हाँ, और मजा आएगा जी। तो हमने कोशिश की थी कुछ और लोगों को लाने की पहले भी, चूंकि ऑडियंस के लिए बता रहे हैं, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी तक सिर्फ पुरुष आते रहे। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि सिर्फ हम पुरुषों को ही बुला रहे थे। तो ये एक बात है। हम इसको शुरू करें सिलसिला सवालों का। बिल्कुल अच्छा, तो जरूर। पहला सवाल जो है हम जो पूछते हैं अपने मेहमानों से, वो ये पूछते हैं कि हाल फिलहाल में आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी या आप पढ़ रहे हैं, जो आप दर्शकों को भी बताना चाहें कि ये किताबें हैं। तो हिमांशु, मेरे साथ एक बड़ी दिलचस्प सी चीज होती है कि बचपन में ना, जो मैं जब लोगों को देखती थी कि वो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो मुझे दिल तो करता था कि कभी मैं भी इस लिस्ट में शामिल हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं मोटी किताब देखती हूँ ना, मेरा ऐसा दिल हो जाता है कि मैं इसको खत्म कर पाऊंगी कि नहीं खत्म कर पाऊंगी। तो बहुत बार तो क्या हुआ कि मैं एक किताब को शुरू करती थी और उस फिर उसको खत्म नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता था बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि भाई किताब उठाई जाए तो पूरी तरीके से पढ़ी जाए फिर रखी जाए। जब मैंने ये देखा कि अपनी इस आदत की वजह से मैं किताबों से दूर हो रही हूँ, तो मैंने रीडिंग को, पढ़ने को रीडिफाइन कर दिया। और मैंने बोला कि तो ठीक है, मैं खुद को बहुत सारी किताबों से घेर लूंगी। और जब पढ़ने का दिल करेगा, पढ़ने का दिल तो हमेशा करता है, खौफ ये था कि किताब खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, हर दिन जब पढ़ने बैठती हूँ तो कोई भी किताब उठा लेती हूँ और उसके 2 पेजेस पढ़ती हूँ। अच्छा। और अगर वो कहानी हुई तो वो मुझे अगले दिन भी बुला लेती है, उसके अगले दिन भी बुला लेती है, अपने आप किताब खत्म हो जाती है। मगर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें कहानियां नहीं होती हैं, कभी कभी एक ही पन्ने में जिंदगी का एक सार होता है। क्या तो बात फिर दिल नहीं करता कि उस पेज से आज आगे बढ़ूं, दिल करता है कि बस इस पेज पे रह जाऊं। है। वाह। तो मैं फिर उसको वहां पढ़ के छोड़ देती हूँ। इसलिए मैं अक्सर एक साथ 3-4 किताबें पढ़ रही होती हूँ। अच्छा। तो हाल फिलहाल में मुरुकामी हाँ। मुरुकामी मेरे फेवरेट ऑथर हैं। और उनकी एक किताब है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जिसमें उन्होंने उनकी छोटी छोटी कहानियां हैं। जी। और मुरुकामी की किताब के साथ क्या होता है ना, कि मैं हमेशा अपने साथ एक हाइलाइटर पेन रखती हूँ। मुझे पता है कुछ लोग बहुत उनको बुरा लगता है उनकी किताब में जब अंडरलाइन की जाती है, लेकिन मेरी किताबें हैं और मैं अपनी किताबों में बिल्कुल अंडरलाइन करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने वो कहाँ पढ़ा था। मुरुकामी की किताब के साथ क्या होता है कि हर पेज इतना अंडरलाइंड होता है, क्योंकि हर तीसरा जो सेंटेंस होता है वो आपको दिल सब करता है कि रहता आप इसे हाईलाइट है। कर ले। हाँ, तो मैं मुरुकामी पढ़ रही हूँ। मैं केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। और उसके साथ खलील जिब्रान। तो ये 3 ऑथर्स जो हैं वो आजकल उन्होंने मुझे ऐसे घिरा हुआ है। और अभी अभी मैंने यासिर उस्मानी की गुरुदत्त पढ़ी थी, तो वो अच्छा। वाला खुमार तो ऐसा चल रहा है। तो बहुत सारी किताबें हैं जिनसे मैं घिरी रहती हूँ। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ किताबें, जैसे आप बचपन से जब पढ़ने का सिलसिला या जब भी शुरू हुआ हो, तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आप
के साथ एक साथी बन जाती हैं स्थायी तौर पर। तो ऐसी कौन सी कुछ किताबें हैं जो आप चाहेंगे कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए, तो अहम किताबें हैं जो आप चाहती हैं कि हाँ सबको पढ़ लेनी चाहिए, कुछ तो जरूर एक किताब है जो अक्सर चिल्ड्रन सेक्शन में पाई जाती है, जी। हालांकि वो बड़ों के लिए है, और उस किताब का नाम है द लिटिल प्रिंस, एंतुआने दी सेंट-एक्जुपेरी। हाँ, हाँ, ये नाम ऑथर है लेना भी उसके। नहीं पाया। हाँ, एंतुआने दी सेंट-एक्जुपेरी एक ऐसी किताब है जो हर एडल्ट को पढ़नी चाहिए, और ये किताब मिलेगी बच्चों के सेक्शन में। जी। और हिमांशु, आप यकीन नहीं करेंगे, ये किताब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको एक किताब ला के दूंगा, तुम पढ़ लेना, बस शर्त ये है कि तुम एक ही दिन में मत पढ़ लेना। तो मैंने कहा ये किस तरह की अजीब किताब है, मुझे ये बोला जा रहा है एक दिन में मैं कभी पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन जब उस किताब का साइज देखा तो मुझे फिर उसका कहना यह था कि तुम जल्दबाजी में मत पढ़ना। हाँ। तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने उसको एक बार पढ़ी, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ी, और फिर मैं पढ़ती ही गई हिमांशु। क्या? और मैं उस एक किताब के लिए मेरे दिल में खौफ आ गया कि कभी ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ पब्लिकेशन हो जाए। तो मैंने 3-4 किताबें खरीद ली और अपने बुक शेल्फ के अलग अलग हिस्से में उसको सजा दी कि कभी कोई गुम गई तो मेरे पास दूसरी कॉपी है, तीसरी कॉपी है, चौथी कॉपी है। फिर वो कॉमिक फॉर्म में भी आ गई तो भी मैंने खरीद ली। तो अभी इस वक्त मेरे पास द लिटिल प्रिंस की आई थिंक 7 कॉपीज पड़ी हुई है कि कभी कुछ हो जाए तो मेरे पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। वो एक किताब है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, और जल्दबाजी में नहीं पढ़नी चाहिए, धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। तो वो किताब है। दूसरी किताब में नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एक ऑथर, एक स्टोरी राइटर जिनको हर इंसान को पढ़ना चाहिए अगर वो चाहता है खुद से मिलना। और वो है सादत हसन मंटो। क्या बात। मंटो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंटो हमारे अंदर जो काला है उससे भी मिलाएगा, और जो सफेद है उससे भी मिलाएगा, और ज्यादातर हम ग्रे में रहना चाहते हैं तो वो भ्रम दूर कराएगा। तो खुद से मिलना है तो मंटो को पढ़ना पड़ेगा, और खुद से भागना है तो मंटो से दूर रहिए, क्योंकि जिस दिन मंटो से मिल लिए उस दिन फिर खुद से तो सोचने का भागा नजरिया जाएगा नहीं। बदल जाए। बिल्कुल, सोचने आप दूसरी बिल्कुल तरह से बिल्कुल सोचना शुरू कर देते हैं। जी। बिल्कुल। तो ये तीसरे राइटर जो मैं बताना चाहूंगी, हालांकि हम ज्यादातर उनको एज अ पोएट डिस्कस करते हैं, एज अ फिल्म मेकर डिस्कस करते हैं, एज अ लिरिसिस्ट डिस्कस करते हैं, गुलजार साहब। उनकी कहानियां जरूर पढ़ें, क्या? उनकी कहानियां पढ़ें, उनकी नज्म और उनके गीत हमने सुने हैं, उनकी फिल्में हमने देखी हैं। मगर जब वो कहानी लिखते हैं, वो इतनी मजेदार कहानी लिखते हैं। उन्होंने अली बाबा और 40 चोर लिखी है, और उसके पूरी किताब में वही अली बाबा और 40 चोर जिसकी कहानी मैंने पढ़ी है हिमांशु, उसमें बीच बीच में गीत भी आते हैं। हाँ। तो गुलजार साहब को पढ़ना, और मैं वाकई चाहती हूँ कि बच्चों की जो किताबें हैं ना जी। वो बड़ों को पढ़नी चाहिए। हाँ। इसलिए क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो आ, हम अपने अंदर जो हमारे वो मासूमियत है उसको खोना शुरू कर देते। ये किताबें वो मासूमियत वापस ले आती, उससे मिला देती, और हम खुद को कभी कभी थोड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो हाँ, मुझे बच्चों की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उसके साथ साथ बहुत सारे ऑथर्स हैं। मैं इनफैक्ट ये जरूर कहूंगी कि मैं किताबों से ज्यादा मैं ऑथर्स में दिलचस्पी रखती हूँ, राइटर्स में दिलचस्पी रखती हूँ, अगला उनके सवाल नाम भी से। जुड़ा हुआ था, तो अभी आप किताबें लिस्ट पूरी कर दें, फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, तो मैं इस पर विस्तार में बात करूंगा वो अगर कुछ। हिमांशु, आप भूल गए ना कि आप एक रेडियो जॉकी से बात कर रहे हैं। अच्छा। आपको मुझे नहीं, तो अगला सवाल ये था कि कोई ऐसा लेखक या एक से ज्यादा लेखक जिनकी आप दीवानी रही हो, जिनको आपने दीवानावार फॉलो किया हो, और अगर उस दीवानगी की कोई मिसाल, कोई नमूना आप साझा करना चाहें तो बताएं। जिनको आपने बहुत फॉलो किया हो, या मतलब एक जमाने में जो छाए, जो आपकी जात पर मुसल्लत रहा हो, जो एक ऑथर छाया रहा हो। मंटो।
मंटो मंटो से जब मैं मिली तो वो, मुझे मंटो से नहीं मिलना चाहिए था हिमांशु, सच में। काश मैं मंटो से ना मिलती, और काश मुझ में वो सच बोलने का कीड़ा जो है वो ना जागता, और काश मेरे अंदर जो जमीर है वो बार बार दस्तक ना देता, और काश मैं भी सोचती कि अरे जो अब ये अन्याय हो रहा है तो मैं भी मुंह फेर लेती। काश मुझे इतनी सोशल मीडिया पे गालियां ना सुननी होती, काश मैं मंटो से ना मिली होती। लेकिन अगर मैं मंटो से ना मिली होती तो मैं खुद से ना मिली होती, तो फिर तो पता नहीं मैं क्या होती। क्या तो मंटो अम, मेरी जीस्त, मेरे एग्जिस्टेंस का, उन्होंने मुझे मेरे जीस्त का सबब मेरे सामने लाके रख दिया क्या कि क्या वो वजह है कि एक इंसान इंसान होता है, क्या वो वजह है कि उसे सच बोलना चाहिए, क्या वो वजह है कि उसे झूठ पे पर्दा नहीं डालना चाहिए, क्या वो वजह है कि उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्या वो वजह है कि उसे अपने आप को अ, खुद खुद की आंख के सामने एक शीशे जैसे खड़े हो जाना चाहिए, और क्या वो वजह है कि हिम्मत से खुद को पहचानना चाहिए कि हमें क्या बुरा है और हमें क्या अच्छा है। और जब आप इन सब अ, दौर से गुजर जाएं तो मंटो आपको वो राह दिखा देते हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर ये बुरा है और तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, और अब तुम बुराई दूर करते जाओ और अच्छाई बढ़ाते जाओ और एक अच्छे इंसान बन जाओ। तो मंटो वो राइटर हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, और मंटो वो राइटर हैं जिनको बार बार पढ़ो तो अपनी शख्सियत की जो परतें हैं वो उतरती रहती हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने मुखौटे पहने रहते हैं, और जब वो मुखौटे उतरते हैं ना, तकलीफ तो होती है क्योंकि चिपके हुए है ना, तो हाँ, उतरते तो तकलीफ तो होती है, लेकिन बड़ा हल्का महसूस होता है। क्या तो हाँ, दीवानगी के हद तक मंटो, और जिन और दूसरे जो हैं वो पोएट हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उनको समझ गए तो मोटा मोटा मोहब्बत, एहसास, जज्बात को समझ ही जाएंगे, और वो है मिर्जा गालिब। क्या बात है। तो अच्छा, ये एक दो एक हैं। एक एक इत्तेफाक की बात यह है कि मिर्जा गालिब पर जो फिल्म बनी थी उसमें लिखने के लिए लेखक के बतौर पर पहले मंटो ही जुड़े थे, और फिर मंटो चले गए पाकिस्तान तो फिल्म एक दूसरे लेखक ने पूरी की। लेकिन मंटो से ये भी एक जी रिश्ता, गालिब से एक रिश्ता मंटो का ये भी है। गालिब पे मैं बात करूंगा, मुझे जैसे आपने जो बात कही कि मंटो जिस तरह से आपके अंदर एक इनकलाब पैदा करते हैं, और आपने अपनी बात भी कही कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का जमाना आ गया, तो मंटो को भी उनके जमाने में बहुत परेशान हुए वो लोगों ने, बहुत उनके खिलाफ कैंपेन चलाया, और जैसी जिंदगी बाद की जिंदगी उनकी रही हम सब जानते हैं। लेकिन वो कन्विक्शन जो उनके अंदर था वो तो हैरान करने वाला। मुझे मतलब उनको पढ़ते हुए हमेशा ये लगता है कि ये इंसान अ, कितनी पुख्तगी से और कितने कन्विक्शन से, कितनी दिलजमी से ये बात लिख रहे होंगे जो जो इन्होंने लिखी है। तो ट्रोल्स के जमाने में मंटो इस तरह से भी एक इंस्पिरेशन बन के उभरते हैं कि हाँ भाई, जो हमें कहना है वो हम कहते रहेंगे। तो बिल्कुल। और मतलब वो जो आप बेखौफ कब होते हैं? जब आपके दिल में किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होता। मंटो के दिल में कोई डर ही नहीं था। उनको पैसे सिर्फ इतने कमाने थे कि वो अपने परिवार को चला सकें, खुद अपनी जिंदगी की जो उनकी जरूरत थी पीने पिलाने की वो पूरी होती रहे, बस। हम्म, और किसी से डरते नहीं थे। उनसे कोई कहता था ये क्या लिख दिया तुमने, ये कहानी बदल दो, तो कहते थे बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी कहानी में लिख दूंगा, लेकिन हाँ, ये कहानी बदलूंगा नहीं, नहीं बदलूंगा। इसका एक लफ्ज तक नहीं बदलूंगा।
क्योंकि ये तो तुमने बोल दिया कि सच बदल दो, सच को कैसे बदला जाता है? तो वो पुख्तगी, वो कन्विक्शन, वो तब आता है आपके अंदर जब जिंदगी से आपको कुछ चाहिए नहीं होता, जब आपको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता, आपकी जरूरतें बस बहुत थोड़ी सी होती हैं। और जब बहुत कम जरूरत होती है और आप काबिलियत इतनी होती है, तो बेखौफ इंसान हो जाता है, बेबाक हो जाता है। और उस जमाने में मंटो को इतना ट्रोल किया गया था, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं बोलते, और फिर भी लोग ट्रोल करते। लोग कहते हैं मंटो आज के जमाने में होते तो कितने ट्रोल हो रहे थे। नहीं, मंटो आज के जमाने में होते तो वो जेल में होते। जेल तो वो है ना कि वो पागल खाने उनको जाना पड़ा और जेल मुकदमों की नौबत आई और इतना मुकदमों में वो उलझे रहे। अच्छा, गालिब की बात अब करते हैं कि दूसरे जो राइटर है वो गालिब हैं, तो गालिब से किस तरह का रिश्ता आपका बनता है? गालिब से मेरा रिश्ता अभी क्या बनेगा? गालिब को तो सिर्फ समझने की ही कोशिश जारी है। गालिब को समझना इतना आसान होता तो फिर उनको वहां पे नहीं रखा जाता। लोग समझते हैं कि उन्होंने उनका आह को चाहिए गुम रसर होते तक, मतलब सुन लिया, बहुत अच्छी आवाज लगी, लेकिन अब मतलब बता के हाँ, आप मतलब नहीं बता सकते उसका। महसूस कर सकते। गालिब को समझने के लिए जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब की बारीकी को समझना होगा, डेप्थ को समझना होगा। एक ही शेर के कितने मतलब हैं। गालिब ने जो लिखा उसका मतलब, और मैं बता रही हूँ गालिब के एक्सपर्ट्स जब समझाते हैं तो सब अपने अपने नजरिए से समझाते हैं। बिल्कुल। वो उसका मतलब जिसको बोलते हैं कि मानी जो है वो बदल जाता है हर नजर, हर शख्स के पास जाकर। और गालिब ने मतलब क्या थे गालिब? गालिब ने मतलब एक बात को कितने अंदाज में कहा है, और हर अंदाज में वो बात बदल जाती है। तो गालिब मेरे लिए वो मयार है जिस तक अगर मैं पहुंच गई, मुझे थोड़े थोड़े गालिब समझ में आने लगे ना, उस दिन मैं समझूंगी कि बस सफल हो गई जिंदगी। ये बात तो उनको जी। उनको समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो बड़े गहरे हैं। मतलब कोई कोई आपके दर्द को खूबसूरत बना दे, और इस कदर खूबसूरत बना दे कि कई बार मोहब्बत से बड़ा मोहब्बत का दर्द दिखाई देने लगे, और उसकी कशिश ज्यादा बड़ी हो जाए। क्या तो जिस दिन गालिब को समझ लूंगी ना, उस दिन समझ पाऊंगी, करीब आ जाऊंगी। मुकम्मल तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनको समझ पाएगा। उनको खुद आना पड़ेगा समझाने के लिए कि उन्होंने जो लिखा वो क्यों लिखा और कब लिखा और किसके लिए लिखा। लेकिन फिर गुलजार साहब की वो बात होती है कि शायर का कलाम तब तक उसका होता है जब तक उसकी कलम और उसके दिल और उसके जहन में होता है। जैसे ही वो कागज पे उतरता है और लोगों के बीच में जाता है, तो वो कलाम पे लोगों का हो जाता है। तो गालिब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, अ, बड़े मुश्किल शायर है। गालिब का तो ऐसा है कि आपने कोई किसी शेर के बारे में आपने 10 साल सोचा हो, 10 10 साल वो शेर आपके दिल के करीब रहा हो, लेकिन एक दिन आप सोकर उठते हैं और आप सोचते हैं तो आपको एक कोई नया मानी उसमें नजर आ जाता है। उसमें एक तहदारी है जो बिल्कुल, कि देर से खुलती है। और जिस दिन वो बिल्कुल, एक नया पहलू, नई रोशनी आपके दिल में पैदा होती है शेर को लेकर, तो आपको लगता है कोई उपलब्धि है ये आज की, कि आज ये हमने एक शेर बिल्कुल। समझ लिया। और तो यही चीज है मंटो में। आप वो कहानी पढ़ेंगे, आपको कहानी का एक हिस्सा समझ में आएगा, और 4 दिन बाद चलते चलते आप रुक जाएंगे और आप कहेंगे, अरे मंटो ने उस कहानी में जो वो बोला था उसका ये मतलब था क्या? तो कहानियां पीछा करती हैं आपकी, क्योंकि वो फिर महज कहानी नहीं रहती, वो आपका पीछा आप खुद कर रहे हैं। तो ये होते हैं पावरफुल राइटिंग्स की ताकत, कि वो आपके साथ साथ, आपके पास पास, आपके पीछे, आपके आगे, आपको घेर के चलने लगे, क्या आपकी दुनिया ही का रुख बदल दें, आपकी जिंदगी का रुख बदल दें। तो मंटो और गालिब जैसे जो राइटर्स, उनमें ये ताकत है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, और बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं,
और आज के जमाने में तो एक समंदर है लाइल्मी का और मीडियोक्रिटी का और जल्दबाजी का, वो लहरा रहा है। तो उसमें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की क्या महिमा है? जो नहीं पढ़ता उसे क्यों पढ़ना हिमांशु, चाहिए? हाँ, उस पढ़ना क्यों चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए हिमांशु कि हमें अपनी दुनिया को बड़ा करना है। अगर हम इतने से, अब देखें, एक इंसान है, वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अगर एक छोटे से कमरे से करता है, उसकी आरजू क्या होती है? कि वो एक कमरा ना रहे, वो 2 कमरे हो जाए, वो 3 कमरा हो जाए, वो एक बड़ा सा घर हो जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा करना चाहता है, उसमें नयापन लाना चाहता है, उसमें एक्साइटिंग मोमेंट्स लाना चाहता है। वो कैसे आएगा? अगर हम एक ही कमरे में रहेंगे, ना बाहर जाएंगे, ना अंदर कुछ लेकर आएंगे, तो हम उस कमरे में हमारा दम घुट जाएगा। तो जिस जिंदगी के साथ हम आए हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना क्या होता है? ये किताबें क्या है? ये किताबें किसी और की नजर से दुनिया की या फिर जज्बात की या जिंदगी की कहानियां हैं, तजुर्बे हैं, उनकी रीडिंग्स हैं। तो जब तक हम दूसरे को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, अलग अलग रंग जो है जमा नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया को बड़ा नहीं करेंगे, अपने कमरे से नहीं निकलेंगे, अपनी अक्ल के कमरे से नहीं निकलेंगे, अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो हम अमीर कैसे होंगे? हमारा जिंदगी में दिल कैसे लगेगा? पढ़ना इसलिए जरूरी है। और सबसे आसान काम है अपनी दुनिया को बड़ा करना, पढ़ने के जरिए। क्योंकि किताबें हैं ना, ये गालियां नहीं देती, ये मारती नहीं है, ये चीखती भी नहीं है, ये बहस भी नहीं करती, ये सामने होती है। या तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए, सीने से लगा दीजिए, या फिर वापस रैक में रख दीजिए। ये आपकी ईगो को चैलेंज नहीं करती है। आप होते हैं और आपके अंदर की आवाज होती है जो उस किताब में लिखी होती है। या तो मिल जाएगी और एक धुन बन जाएगी, या फिर आप बहुत सभ्य तरीके से अलग अलग रास्ते ले लेंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ने की तरफ कैसे आई? मतलब हम जानते हैं कि आपके घर में चूंकि पिताजी शायर हैं, तो वो एक माहौल जरूर रहा होगा, लेकिन फिर भी एक आपका रुझान कैसे हुआ? आप इस तरफ कैसे आई, अगर वो आप बता सकें तो। हिमांशु, ऑनेस्टली मैं पढ़ने की तरफ मैं बहुत अपनी जिंदगी में आई थिंक लेट आई हूँ। बचपन में मुझे कोई किताबें किताबें पढ़ने का शौक नहीं था। बचपन में क्या, कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, चाचा चौधरी और पिंकी रमन बिल्लू, यही सब पढ़ते थे हम लोग। वो भी एक आ, पढ़ाई तो है। हाँ, वो पढ़ाई है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं, वो मजा था। हमारे पास इतना ऑप्शन, थोड़े सोशल मीडिया थोड़ी था कि सारे वक्त उस पर लगा रहे। थैंक गॉड नहीं था सोशल मीडिया। लेकिन पढ़ने का शौक मुझे एक्चुअली कॉलेज से शुरू हुआ। वो होता क्या है कि कॉलेज में लाइब्रेरी का टाइम होता था, और वो एक वक्त ऐसा भी होता था, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह बना देते ना कि गप्पे भी नहीं कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जबरदस्ती किताबें लेके बैठना ही पड़ता है। तो और वैसे भी मैं अबव एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे एकेडमिक्स में शौक था। तो वो तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना मैंने शुरू किया। और अब्बू एक ही बात हमेशा कहते थे कि हमारे हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। अमीर तो हम हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं, मगर बहुत सारे रास्ते नहीं है। किताब एक श्योरशॉट रास्ता है। और होता क्या है ना हिमांशु, किताब हम जब पढ़ते हैं ना, या हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो फिर वो हमारी शख्सियत में झलकता है, वो हमारी बोली में आता है, वो हमारे चेहरे पे नजर आता है, वो हमारी आंखों में ख्वाब भर देता है। तो किताबें हमें संवार देती हैं, और ऐसा संवार देती हैं कि फिर और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। सोचिए कि आपको अपनी आप अपने आपका दिल जो है वो भारी ना हो, मचले ना, बहुत ज्यादा परेशान ना करे, आपकी रूह से खुशबू सी आए, आपका जो जहन है वो कहे कि
नई किताब बुला रही है। दोस्त बन जाती है ना किताबें। जिनकी जिनकी जिनके दोस्त किताबें, उनको फिर किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं। और जब किताब खत्म होती है तो तो एक दुख भी होता है कि खत्म हो गई और ये किरदार अब इससे बिछड़ना पड़ेगा, जिन किरदारों के साथ हाँ आप हाँ, रह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। शायद ये भी वजह है कि हम अपनी किताबें दूसरों से बांटना नहीं चाहते, या देते हैं तो हमेशा याद दिलाते रहते हैं वापस जरूर कर देना। वो शायद इसीलिए कि हम, ये किताब मेरी है, इसके किरदार से रिश्ता इसी किताब से बना था। हाँ, तो सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि लाइब्रेरी का जिक्र आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किताबों से जुड़ी कोई जगह, कोई ऐसी लाइब्रेरी, कोई दुकान जहां से आपकी बहुत हसीन यादें जुड़ी हुई हों, और कोई याद अगर आप हमसे साझा करना चाहें किताबों से जुड़ी किसी जगह। अब मैं मतलब नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो बुक शॉप होती है तो मैं जाती जरूर हूँ। मैं उनमें खुद को मतलब खुद से वादा करती हूँ कि मैं किताब खरीदूंगी नहीं। क्यों नहीं खरीदूंगी हिमांशु? क्योंकि मेरे बुक शेल्फ में इतनी किताबें जो मैंने अभी तक पढ़ी ही नहीं। हाँ। खरीद तो ली लेकिन पढ़ी नहीं। तो जब मैं एक नई किताब लेने लगती हूँ, तो मुझे वो ऐसा लगता है पुरानी किताबें मुझे सिर्फ कमर पे हाथ रख के देख रही है कि हमें तो अभी तक पढ़ा भी नहीं। तो वो ना ऐसा, मुझे किताबें मुझसे बात करती हैं। लेकिन फिर भी मैं खरीद लेती हूँ, ये कह के कि हम अभी तुमको नहीं पढ़ूंगी, अभी तो किसी और को पढ़ना है मुझे। सो किताब मतलब एक खास दुकान तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मुझे कोई गिफ्ट में किताबें देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि जो मैंने खरीदी थी वही दे दे। लेकिन लेकिन हाँ, सारी बुक शॉप्स ऐसा नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है। बल्कि मुझे ऐसा भी लगता है कि काश कि मैं हर इंसान को गिफ्ट के तौर पे किताबें ही दे पाती। हालांकि कौन जिसको सी किताब पढ़ने आप का शौक सबसे ज्यादा होता है। देती हैं? सबसे ज्यादा गिफ्ट में कौन सी किताब दी होगी आप, तो आपको लगता है अच्छा यही देनी आ, चाहिए? द लिटिल प्रिंस मैंने अपने सारे दोस्तों को दी है। जब भी वो कहते हैं यार कौन सी किताब से शुरू करूं, तो कहते हैं मैं लेकर आऊंगी, मैं लेकर आऊंगी। क्या? तो मैंने ये वाली किताब तो बहुत दी है। बाकी मैं साहिर लुधियानवी, उनकी किताब जरूर देती हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे सुनते हैं और ऑब्वियसली पोएट्री में चूंकि पढ़ती हूँ, तो उनको लगता है कि यार तुम, हमें तो समझ में ही नहीं आती है ये वो। तो कभी साहिर या कैफी आजमी या फिर मुरुकामी भी मैं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट करती हूँ, मगर उनको गिफ्ट करती हूँ जो मुझे लगता है जो जिंदगी को बहुत रोमांटिक वे में देखते हैं, या फिर जिंदगी उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो हाँ, लेकिन मैं खुद को बहुत रोकती हूँ उन लोगों को किताब देने से जो कहते हैं "है यार गिफ्ट मत दो, मगर किताब मत दो प्लीज।" क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के साहित्य पर हमारे यहाँ हिंदी में खास तौर पर उतना काम नहीं हुआ, अब तो हो रहा है, खैर बहुत सारी संस्थाएं जो कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, अगर हम कोशिश करके किसी तरह उनकी रुचि जगा दें, उनको पढ़ा दें, तो उनके लिए काम की साबित हो सकती हैं? हिमांशु, बच्चों को तो कहानियां ही पढ़नी चाहिए। आ, उनको कहानियां इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि वो उम्र है ख्वाब देखने की, वो उम्र है वो सोचने की, जो कि नहीं हो सकता। जादू वाली कहानियां, या फिर ख्वाबों वाली कहानियां, या फिर बादल हवा से बात करते हैं वो वाली कहानियां। वो इमेजिनेशन जो है वो उस वक्त होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो दूसरे सेट ऑफ किताबें हैं उनके लिए वो कोई बहुत अच्छी किताबें तो है नहीं, वो कोर्स की किताबें हैं, तो किताबें तो उन्हें हर हाल में पढ़ना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अ, हाँ, एक सेट ऑफ किताबें जो उनको नहीं पढ़ानी चाहिए वो मैं आपको बता सकती हाँ बिल्कुल, वो बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। हूँ, वो मैं बताने चाहती हूँ। बिल्कुल। जिंदगी की फिलॉसफी की किताबें होती है ना, जिसमें फलसफा होता है जिंदगी का, वो बच्चों को नहीं पढ़नी हाँ। चाहिए, बिल्कुल चलिए। नहीं पढ़नी चाहिए। बच्चे जब अपनी उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि जब बड़े बच्चे बन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब बच्चे तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बड़ों की वो हरकतें
तो वो थोड़ा हो जाता है। जैसे एक एक घर में एक बच्चा है और बाकी सब बड़े हैं, तो वो बच्चा जो है अपने बहुत छोटी उम्र में ही, जब वो तोतला ही होता है, तभी वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और बड़े कहते हैं कि देखो इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो समझते नहीं, कह रहे वो आप ही को तो सुन रहा है सारा दिन। तो बेचारा क्या बोले। हाँ, तो मुझे लगता है उम्र से पहले जिंदगी की फिलोसफीज पढ़नी नहीं चाहिए, डिस्कवर करनी चाहिए। जिंदगी का फलसफा पढ़ना तब चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि हम जिंदगी से हमने सब जिंदगी देख ली और हम मायूस हो गए और अब इसमें कुछ बचा नहीं और ये वो whatever, तब हम नए सिरे से जिंदगी को समझने की कोशिश करें, तब हमें फलसफा पढ़ना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये शोज भी करती हैं जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन पे बात करती हैं और तमाम चीजों पर, जो वीडियोस जो बहुत पॉपुलर होते हैं सोशल मीडिया पर, तो इनके लिए भी आप तैयारी जाहिर तौर पर करती होंगी, तो उनके लिए भी आप किताबें देखती होंगी, या वो प्रक्रिया क्या होती है तैयारी की, जो इस तरह के वीडियोस में आप जिस तरह से देखती हैं? हिमांशु, मुझे मुझे बचपन से फैसिनेशन रहा कि मैं जो जबान बोलूं, वो चाहे उर्दू बोलूं या हिंदी बोलूं या पंजाबी बोलूं या इंग्लिश बोलूं, तो मैं उसके साथ इंसाफ करूं। मैं एक एक जबान को एक शख्सियत की तरह लेती हूँ और उसको उसकी मतलब बाइज्जत उसकी पढ़ाई की जाए। उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो रूल्स हैं, उसको बिल्कुल शिद्दत से फॉलो किया जाए। हम इंसानी फितरत पता है क्या होती है हिमांशु, कि हम हर चीज और हर इंसान को जो हमारी जिंदगी में आता है अपनी तरह मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेरी तरह बन जाए, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मगर हम कभी उसकी तरह नहीं बनने की कोशिश करते कि हम उसकी तरह क्यों ना बन जाए। तो जब हम जबान सीखते हैं ना, तो मेरा मेरा फोकस होता है कि अगर इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश की तरह बोलना चाहिए। जब मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो उसका 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 जो साउंड है, उसके जो रूल्स है। अब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना हिमांशु, कि वो आज के मतलब हमारी आज की जो दुनिया है, वहां पे आपको इंग्लिश की वजह से या तो आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है या आपको एक दूसरे ही पेडेस्टल पे बिठा दिया जाता है। लेकिन हम बीच की बात क्यों नहीं करते? हम ये बात क्यों नहीं करते कि अब अगर हमें इस जबान को सीखना है तो हम इसको ऐसे बोलें कि वो लैंग्वेज पे खुश रहे। जरूरी नहीं है कि जो हमेशा प्री फॉर प्रोनाउंसिएशन में जो कमेंट्स आते हैं, हम तो इंडियन है, हम इंडियन की तरह मेरे को बोलेंगे, तो मैं एक उनसे एक बोलती हूँ। एक वाकया याद आया। एक बार आपने किसी, वो बड़ा अच्छा लगा था भाई, कितनी सहज है आप। वो भी उन वीडियोस में कि वो किसी ने प्रोनाउंसिएशन आपने बोला था, तो किसी ने शायद करेक्ट करके वो नीचे कमेंट खूब सारे आएंगे, तो आपने अगले वीडियो में प्रोनाउंसिएशन फिर आपने दोबारा से रिपीट किया प्रोनाउंसिएशन, तो वो बड़ा हाँ, और क्योंकि वो ना हिमांशु क्या है, वो बेसिकली क्या होता है, आपने अगर हमेशा प्रोनाउंसिएशन बोला है ना, तो कोई कितना भी प्रोनाउंसिएशन बोले आपको सुनाई वो ही देता है। मतलब ये टेस्ट मैंने अपने ऑफिस में किया, जब मैंने वो ऑडियो बनाया, तो मैं जिस जिस इंसान को प्रोनाउंसिएशन पता था, जिसके पास लेके गई, तो वो बोली हाँ प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं। और जिनको प्रोनाउंसिएशन पता था कहते हाँ प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं। तो इट इज, अब हर को एक्सप्लेन करना आपने बहुत आपने मुश्किल था। रिपीट किया उसको, वो बड़ा अच्छा था, वो जवाब हाँ, भी आपने तो मैं चाहती हूँ कि एक आम इंसान जब कोई जबान बोले, और मुझे शौक है अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाने का, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो या तो आप इंसान को तब सिखाएं जब आप पूरी तरीके से सीख जाएं। लेकिन ग्रुप स्टडी भी तो होती है कि मैं और हिमांशु सीखने बैठे और मैंने जो सीख लिया वो मैंने हिमांशु को बता दिया, हिमांशु मुझे मैंने अभी तक ये सीखा है, तो मैं इट इज लाइक अ ग्रुप और स्टडी, उनकी जो मैं खासियत सीखती भी, हूँ हाँ, मैं वो शेयर। उनकी खासियत भी उन वीडियोस की ये है कि जब उन्हें उन्हें बहुत लोग, हमने खुद बहुत कितनी बार जब भी वो आता है पूरा सुनते हैं, क्योंकि उनमें एक बड़ा एक दोस्ताना रिश्ता रहता है। मतलब आपको ये नहीं लगता है कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कोई आपका दोस्त है जो आपके साथ हाँ, बहुत सहज है, और वो आपको दोस्ती की तरह से समझा रहा है कि इसको ऐसे बोलो। उसमें एक क्योंकि थोड़ा हिमांशु ह्यूमर भी है। एक्चुअली में बिल्कुल बात भी यही है, चाहे वो उर्दू की पाठशाला हो जो मैं करती हूँ, कितनी बार अब्बू से डांट खाती हूँ और फिर बोलती हूँ। जैसे मैं एक दिन अब्बू के पास गई कुछ साल पहले, मैंने कहा ये एक वर्ड है जो हर गाने में आता है,
तो जब लेकिन मुझे अगर इतनी उलझन है किसी को मोहब्बत में, तो वो मोहब्बत करता क्यों है? तो अब्बू ने बोला वर्ड क्या है? तो मैंने बोला उल्फत। तो अब्बू बोले तो उल्फत का मतलब? मैंने कहा उलझन। तो मतलब उन्होंने बोला बेटा मैं ना, ऐसा है, या तो तुम मेरे नाम से अपने नाम को अलग कर दो। कितने साल हो गए तुमको उल्फत सुनते सुनते। उस दिन मुझे ख्याल आया था हिमांशु कि उर्दू की पाठशाला करनी चाहिए, क्योंकि उल्फत का मतलब मोहब्बत होता है। और मुझे इतने साल में गेस करती रही, और वाकई जब मैंने यहाँ ऑफिस में आके लोगों से पूछा उल्फत का क्या मतलब होता है, उल्फत ना, उल्फत मतलब वरी, उलझन, सब लोग यही बोल रहे थे, किसी ने नहीं अंदाज बोला प्यार। वो अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ उल्फत उलझन से मिलता हाँ, जुलता है। तो हिमांशु क्या है ना कि हम सब बहुत लेजी हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। हम आज की दुनिया में तो खैर बहुत देखते हैं, अगर उनका वो काम मैं कर दूं तो हम साथ में सीख लेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वो इंग्लिश में भी वो वर्ड्स वो हैं जो हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 महीने पहले तक कंपैरिजन बोलती थी, लेकिन अब इतनी आदत हो गई है कि हर वर्ड को डिक्शनरी में चेक करूं, तो मुझे पता चला, मतलब इतने साल बाद मुझे पता चला कि वो कंपैरिजन नहीं होता, वो कंपैरिजन होता है। और ये मुझे कभी नहीं पता चलता अगर मैं डिक्शनरी नहीं देखती। मगर कितने लोग डिक्शनरी देखते नहीं देखते। तो चले, या तो फिर मैं बोलूं कि तुम नहीं देखते हो तो ठीक है, मैं आगे निकल जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जो सीखा मैं उनके साथ शेयर करूंगी। हमें, मुझे नहीं लगता अपनी नॉलेज को लेकर हमें कभी भी इनसिक्योरिटीज होनी चाहिए। हम जितना बांटे नॉलेज को उतनी बढ़ती है। क्या बात है। अच्छा, आखिरी सवाल है मुझे, बल्कि इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि अ, बहुत प्यार आपको मिलता है, वो तो हम सब जानते हैं। बहुत नफरत भी, एक सैलाब आपकी तरफ नफरत का भी आता है। अ, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं पर्सनली, जो मतलब एक तरीके से अंधी नफरत जिसे हम कहते हैं उस तरह से। तो एक तो इसको लेकर किस तरह से आपने अंदर एक प्रतिरोध पैदा किया है इस नफरत से खुद को बचाने का। और दूसरा एक आपकी नजर में जो हमारा ये हिंदुस्तान है, जो जिसे हम कहते हैं कि एक हमारी भारत की संकल्पना है, वो आपके जहन में, आपके तस्वुर का हिंदुस्तान कैसा है, या आप इसे कैसा देखना चाहते हैं? तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपसे कह सकती हूँ कि मैं कभी किसी शख्स से नफरत नहीं कर सकती। मैं कभी किसी शख्स से, मैं किसी से नफरत नहीं करती। मैं किसी सोच से नफरत कर सकती हूँ, मैं किसी आइडियोलॉजी से नफरत कर सकती हूँ, मगर मैं किसी इंसान से कभी नफरत नहीं कर सकती, और ना मुझे नफरत है। तो जब वो लोग जो जो आप कह रहे हैं मुझसे नफरत करते हैं, जब मैं देखती हूँ कि वो मुझे कुछ बोल रहे हैं या कुछ अनशन मेरे बारे में लिख रहे हैं, तो मुझे वाकई अफसोस आता है, क्योंकि वही इंसान नफरत करता है जो खुद से नफरत करता है कहीं। और ये तो बहुत अजीब बात है। आपके अंदर, आपके आप किसी को गाली दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा हिस्सा है आपके अंदर जो आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप खुद से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, इसलिए आप दूसरे पर वो उतार रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर हम अंदर से संतुष्ट हों, अगर हमारे अंदर बहुत दूसरे इंसान से उम्मीदें ना हो, अगर जिसको बोलते हैं ना जिंदगी और जज्बात हमारे, हम उन्हें मैनेज कर पाए, तो हम कभी इस तरह से भड़ास नहीं निकालेंगे। जैसे अगर मुझ पे कोई चिल्लाता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैं वापस चिल्ला ही नहीं सकती, मगर मैं चुप हो सकती हूँ, मैं खुद में सिमट जाती। तो जब लोग मुझसे ऐसे नफरत वाली बात करते हैं, तो मुझे सच में हिमांशु ऐसा लगता है कि तुम इतने खूबसूरत इंसान हो यार, निकाल दो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? ऐसा क्या है कि तुमको किसी को गाली देने की जरूरत पड़ी? तो मुझे अफसोस आता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हिमांशु कि एक दौर आएगा जब वही लोग जो आज मुझे गाली दे रहे हैं या किसी और को गाली दे रहे हैं,
वो बैठेंगे, सोचेंगे, पछताएंगे, शायद वापस भी आएंगे। और जिस दिन वो वापस आएंगे ना और मुझसे कहेंगे कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस दिन वो स्लेट बिल्कुल साफ हो जाएगी, मेरी तरफ से हमेशा थी। और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, क्योंकि अच्छाई एक इंसान की हमेशा जीतती है, देर सवेर। तो मुझे बस सब्र करना है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब्र करूंगी। तो वो आपकी उसका पहला हिस्सा, मुझे बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैं हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहती हूँ, है ना हमारे पास एक किताब जिसमें हिंदुस्तान की शक्ल है, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली जो उस किताब में। हम अगर वैसा देश बने, हमेशा बने रहे, तो वो हमारी ताकत है और उससे हमें आगे बढ़ते जाना। मैं अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ, और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ हर भारतीय के लिए, हर इंडियन के लिए। उस देश की तरक्की ही क्या, जहां पे एक इंसान आज भी गटर के अंदर उतरता है। हम कितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लें, अगर आज भी कोई गटर के अंदर उतर कर उसे साफ कर रहा है एक इंसान, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान को एक ऐसा देश देखना चाहती हूँ जहां पे प्यार हो, मोहब्बत हो, इंसानियत के फूल लगे, हम आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ा जाता है, अकेले कोई नहीं आगे बढ़ सकता। हमारा संविधान वाला हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया साहिबा आपका, आप यहाँ आई, आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें की। और वो मोमिन का एक शेर है, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। तो सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाएं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आवाज बहुत खूबसूरत है या अंदाज बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि जो उस खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत अंदाज में जो कहा जा रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आज की किताब में आने बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट।